बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पोर्शन जो हेर्फोलॉजी है उसको देखेंगे। आपकी आउटलाइन यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही होगी। ये यहाँ से अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ चुके हम। इसके बाद ये जो ब्रीफ हिस्ट्री थी देखी थी और ये भी हमारा हो चुका है। आज हमने ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको देखना है। चलिए अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। इसमें 3 हिस्से होंगे आज हमारे। एक एडफोलॉजी की इंट्रोडक्शन है, उसके साथ साथ हम जो है वो ब्रीफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और साथ साथ टेक्सचर, स्ट्रक्चर और वाटर जो सॉइल का होता है उसको देखेंगे। एडफोलॉजी क्या है? ये एक साइंस है जिसमें आप स्टडी करते हैं सॉइल को। ठीक है जी। एडफोस का मतलब क्या है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फाउंडेशन, सॉइल, ग्राउंड या लैंड। ठीक है, जब आप सॉइल, ग्राउंड या लैंड को पढ़ते हैं तो उसको एडफोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, बेसिक अगर सॉइल को देखा जाए तो ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है और इससे जो है वो पानी भी पौधों को मिलता है और फिर वो एब्जॉर्ब करके वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। अगर इस पिक्चर को आप क्लियरली देखें तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं आपके सामने। ये पौधे यहाँ से ही हासिल कर रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जो रूट्स इनकी पेनिट्रेट हुई हैं, इनको मैकेनिकल सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है सॉइल हमारा। अच्छा, नेक्स्ट ऑक्सीजन जो है वो भी रेस्पिरेशन के लिए आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिम्स हों, चाहे रूट्स हों, हायर प्लांट्स की, उन्हें चाहिए होता है। और यहाँ पे अब उन्होंने ऑक्सीजन कहाँ से लेनी है? वो भी सॉइल से ही लेते हैं। अब क्या होता है कि आपको पता है कि पोर्स जो हैं सॉइल के अंदर क्या हैं, पोर्स हैं डिफरेंट, ये आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। इन पोर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब बारिश होती है तब तो पानी इनके अंदर धंस जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे वो एम्प्टी स्पेसेस के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम क्या होती है हमारे पास रहती है एयर। ठीक है, यहाँ से वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है जी। ब्रांचेज जो हैं वो 2 तरह की हैं इसकी, एक पेडियोलॉजी और एक एडफोलॉजी है। पेडियोलॉजी को अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंटल जो हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको जब आप पढ़ते हैं, या सॉइल के टेक्सचर, पीडोजेंसिस वगैरह के, वो सॉइल की मॉर्फोलॉजी है, कलर वगैरह हैं, इनको जब आप देखते हो तो दैट इज़ कॉल्ड पेडियोलॉजी। ये देखें आप, बहुत सी आपको किस्में नज़र आ रही होंगी। ये काली मिट्टी है, ये ऐसे है और ब्राउनिश है, और ये इसको आप जब पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड पेडियोलॉजी। एडफोलॉजी बेसिक क्या है? वो इन्फ्लुएंस हैं सॉइल के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली फेस करते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह हैं। ठीक है जी। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो सॉइल है वो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालेगी। ठीक है जी। अब लेट्स बोल कलर है तो वो उसकी, और आप जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये पौधे जो हैं वो यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये देखें आप, ये और हल चली हुई है और इस बगैर हल के है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एडफोलॉजी। वेदरिंग, अब हमारा यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है अब स्टार्ट होने लगा है। एडफोलॉजी का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हमने देखना है कि आखिर मिट्टी बनती कैसे है। तो मिट्टी बच्चों रॉक्स के ज़रिए बनती है। वेदरिंग जो होती है, ये आपको सामने ऐसे पहाड़ से नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये इनकी वेदरिंग होती चली गई है, इरोड होते गए हैं। बेसिक जो है 2 तरह की वेदरिंग होती है, एक हमारे पास मैकेनिकल वेदरिंग है और एक क्या है, केमिकल वेदरिंग। मैकेनिकल से मुराद है ये टेम्परेचर, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है, टेम्परेचर है, विंड है, स्नो है, या इस तरह की चीज़ें हैं, वो मैकेनिकल आ जाएंगी। और केमिकल से मुराद ये है कि हमारे पास डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, इनमें प्लांट्स और एनिमल्स भी आएंगे जो मैकेनिकल है। अच्छा, मैकेनिकल को हम ज़रा देखते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए रॉक्स जो हैं वो क्रम्बल होती हैं और उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। दैट इज़ एक्चुअली अ मैकेनिकल वेदरिंग। अब अगर सबसे पहले मैकेनिकल वेदरिंग को देख लिया जाए तो ये बेसिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इसको कहते हैं, जिसमें क्रैक्स हो जाते हैं, क्रैक्स की वजह से ब्रेकडाउन हो जाती है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो इग्नियस रॉक्स हैं, ग्रेनाइट्स वगैरह हैं, यहाँ पे स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन अगर साल्टी लाइमस्टोन रॉक्स को देखा जाए तो वो जल्दी से ब्रेकडाउन हो जाती हैं और इनमें बहुत सी एजेंसीज़ हैं, फोर्सेज हैं। सबसे पहले टेम्परेचर है, रेन वाटर है, स्नो है, इस तरह की चीज़ें, बहुत सी एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह दी हुई हैं। यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये इसका टेम्परेचर अप डाउन होता रहा है जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स आ गए हैं। यहाँ पे फ्रॉस्ट सेक्शन है, देख लें आप, और रूट वेजिंग है, ये प्लांट्स की वजह से हो गया। ठीक है जी, डिफरेंट हैं इसमें, आगे हम देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस को देखा जाए तो आपके सामने है कि रॉक्स जो हैं वो हमारे पास एक्सपेंड होती हैं हीटिंग के ऊपर, और जब वो टेम्परेचर डाउन होता है तो उस टाइम वो कूल होना शुरू हो जाती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसकी वजह से क्रैक पड़ जाते हैं, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और फ्रीजिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर्स की वजह से वेदरिंग होती है। वाटर आपको पता है इनके अंदर धंस जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर में, और बाद यहाँ से प्रेशर बनने की वजह से यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है। रेन वाटर सेकंड हमारे पास है बच्चों। रेन वाटर आपको पता है कि इससे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो रॉक्स के टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। ट्रमेंडस कटिंग होती है, कटिंग पावर आपको पता है वाटर की इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको एक स्पेसिफिक एंगल के ज़रिए फेंका जाए किसी चीज़ के ऊपर
तो वो आयरन को भी काट देता है। इवन के ये जो आपके पास डायमंड होता है उसको काटने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। स्नो आपको पता है कि रॉक्स और ग्लेशियर्स हैं, ठीक है जी, इनमें अंडरलाइंग रॉक्स होती हैं, तो इनके साथ जब ये स्नो मिल जाती है तो बहुत से फ्रेगमेंट्स बनते हैं, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। फोर्थ वन इज़ विंड, ठीक है जी। विंड आपको पता है फ्रेगमेंट्स को इधर से उधर लेके जाती है और ये फ्रेगमेंट स्ट्राइक करते हैं रॉक्स के ऊपर, ठीक है जी, और यहाँ से आपकी जो रॉक्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। ये देख लें आप, छोटे छोटे सुराख। अच्छा, इवन के जो आप मूव कर रहे हों किसी सड़क के ऊपर, तो गाड़ी पास से गुजरे, उससे भी जो पत्थर आपको लगता है फिर वो बड़ा मज़े का होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बच्चों, आपको पता है रूट्स इनकी ग्रो यहाँ पे देख लें आप, ठीक है जी, इससे क्रैक्स डेवलप होते हैं। और इसी तरह जो बरिंग एनिमल्स होते हैं जो कि बिलें बनाते हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, ये आपने देख लेने हैं। ये देखें जनाब ने पूरे जनाब इतनी बड़ी चट्टान को जो है वो फ़र्क करके रख दिया है। यहाँ से ये जनाब 1 2 3 और 4, ये आपको पता ही है कि कौन कौन है, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड हमारे पास बेटा केमिकल वेदरिंग आ गई है। इसमें आपके पास वाटर का एक्शन है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोलिसिस वगैरह हम देखेंगे, एसिड का है, और ये रिएक्शन है ऑर्गेनिजम्स का। अब आपको पता है कि मिनरल्स जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं और फिर क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। केमिकल वेदरिंग में अगर आप देखें तो ये कॉमनली ह्यूमिड रीजन के अंदर पाई जाती है। वजह क्या है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें ह्यूमिड कंडीशंस का होना सम हो ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे वो कहता है कि बहरहाल इस प्रोसेस में जो है वो हमारे पास अगर देखा जाए तो ह्यूमिड कंडीशन में होते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस को देख लेते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो हाइड्रोलिसिस है, ठीक है जी। ये दैट इज़ एक्चुअली डीकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है जी। जब किसी चीज़ को आप तोड़ फोड़ का शिकार करें पानी की मदद से तो हाइड्रोलिसिस होगी। जैसे फेल्ड्सपार है, मिका, ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें, ठीक है जी, हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन कॉज बाय द रिएक्शन विद वाटर। तो पानी किसी चीज़ के ऊपर फेंकेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन तो होता है। जैसे आप लकड़ी के ऊपर फेंकते हैं तो बेसिक क्या होता है, उसका रिएक्शन हो जाता है सेलुलोज के साथ, ठीक है जी, और प्रोटीन के साथ जो भी उसमें होती हैं, तो वो जनाब फूलना शुरू हो जाती है लकड़ी भी। आगे नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों हाइड्रेशन, ठीक है जी। इसमें आपके पास हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयंस, ये रिएक्ट करते हैं डिफरेंट कंपाउंड के साथ, ठीक है जी। जैसे हीमाटाइट वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बन जाता है, लिमोनाइट, ठीक है जी। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको आपने देखना है, ठीक है। आगे कार्बोनेशन है। ये वाटर जो है वो रिएक्ट करता है जब वाटर इसके साथ कार्बोनिक एसिड बना देता है हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो H2CO3 वाला जो प्रोसेस है, ठीक है जी, जब आप फूंके मारते हैं यहाँ पे तो इसकी वजह से कार्बोनेशन हो जाती है। आगे देखें ऑक्सीडेशन है। जो रॉक्स हैं आयरन की वो ऑक्सीडेशन उनके अंदर होती है और इसकी वजह से रॉक्स जो हैं पोरस और ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ये देखें ये कितनी मज़े की रॉक्स हैं जी, इनमें ब्रेक डाउन हुई है। आगे है बेटा सॉल्वेंट एक्शन। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपको पता है और वो उसको डिज़ोल्व कर लेता है, इसकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। ये देखें खाड़ें पड़ी हुई हैं, इनके अंदर सुराख हो चुके हैं, ठीक है। स्लाइड्स आपको भेजूँगा, देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है जी। केमिकल मैकेनिकल वो तो हो गई है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग है, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह हैं। आपको पता है कि स्ट्रेस देते हैं रूट्स को, रॉक को। फिजिकल प्रोसेस है बायोलॉजिकल, और इसमें रूट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी ग्रोथ करती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने ऑर्गेनिक एसिड जो वो फीसिस वगैरह उनका होता है उसकी वजह से। अब हमारे पास बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी हैं, ठीक है जी। और माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपको पता है सॉइल को वो वेदरिंग के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे लाइकन्स हैं, तो लाइकन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है आपको याद है कि फंगस और एल्गी का। तो फंजाई जो है वो क्या करती है, केमिकल्स रिलीज़ करती है और उस केमिकल्स की वजह से जो रॉक्स होती हैं वो टूट टूट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं, उनमें गैप्स आते हैं, उसकी वजह से फिज़िकल और केमिकल वेदरिंग होती है। अच्छा, ये एक्चुअली जो है ना आज हम लोगों ने इसको देखना है बस छोटा थोड़ा थोड़ा ही। ये हम पूरा एक ब्रीफ टॉपिक आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे एनिमल्स हैं बेटा, तो यहाँ पे आपने देखें ये जो बिलें बना रहे हैं इसकी वजह से तो इंटेंसली यहाँ पे फिज़िकल और केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है तो रॉक वेदरिंग हो जाती है। ये देखें जनाब, ये कौन है, हैं जी, ये हमने एक दफ़ा क्लास में बात की थी तो किसी ने कहा था ये वो है। अच्छा, डेरिवेशन है बेटा आगे नेक्स्ट, पेरेंट सॉइल, पेरेंटल जो सॉइल है, ठीक है जी। अगर इसको देखा जाए तो डेरिवेशन ऑफ पेरेंटल सॉइल मटेरियल, एक रेजिडुअल प्लांट्स हैं और एक हैं ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है। सबसे पहले अगर हम डेरिवेशन में देखें तो इग्नियस रॉक्स आती हैं, जो वो रॉक्स जो दोज आर फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा,
ठीक है। मैग्मा जो है एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है और उसमें जो रॉक्स हैं ऊपर नीचे मौजूद होती हैं। आगे आप अगर देखें सेडिमेंट्री रॉक्स, तो डिफरेंट जब सेडिमेंट्स या मटेरियल आके कहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं, किसी जगह इकट्ठे होना शुरू हो जाएं ओशंस वगैरह में, लेयर्स में, तो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम के बाद जो है वो यहाँ पे रॉक्स बनती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये देखें आपको नज़र आ रही हैं, ये इग्नियस है, ये सेडिमेंट्री, और ये क्या है, मेटामॉर्फिक है। तो जल्दी से इसको देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक बच्चों थर्ड वन हमारे पास है। ये वो रॉक्स हैं जो कि इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से बनती हैं, ठीक है। ये रॉक्स जो हैं इनमें हीटिंग होती है, जब भी प्रेशर आता है डेप्थ में, जब वो पड़ी होती हैं तो उनसे एक न्यू मिनरल्स बनते हैं और यहाँ पे मेटामॉर्फ्स उनको कहा जाता है, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेड मटेरियल जो हमारे पास है, पेरेंटल ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, ये आपको पता है डिफरेंट मिनरल्स जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, वेरियस एजेंट्स वगैरह होते हैं इनमें। अगर इनको देखा जाए तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज जो होती हैं उनकी वजह से होते हैं, ठीक है जी। और पेरेंटल मटेरियल जो है वो एक से दूसरी क्लास के साथ रिजेंबल नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह बस घूमते फिरते रहते हैं। अब आपको ये तस्वीर एक नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये जो मिट्टी है इनके हाथों के साथ लगी हुई, ये यहाँ से कहीं और जाते हैं तो ये यहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी किसी और जगह। सॉइल के अंदर डिफरेंट इसकी आगे क्लासेस आ जाती हैं। अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले हैं कोलुवियल, ठीक है जी। ये वो सॉइल है जो कि ग्रेविटी या विंड की वजह से जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है जी। तो ये ट्रांसपोर्टेड मटेरियल को टैलस कहते हैं, और यहाँ पे माउंटेनियस रीजन में ये हिल साइड के ऊपर ज़्यादातर ये पाई जाती है, ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो इसमें कोई ख़ास किस्म के जो है ना फिज़िकल और केमिकल करैक्टर्स या आप कह सकते हैं कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लिहाजा इसको एग्रीकल्चर के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ये देखें जी, ऐसे ही है, इस तरह यहाँ पे कोई वेजिटेशन नज़र आ रही है, जो मिट्टी है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है जी। पहाड़ों में जब कभी जाते हैं तो आपको नज़र आएगी, तो आपको कोलुवियल आगे अलुवियल है। ये वो साइल है बेटा जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है जी। इसकी बेसिक 3 क्लासेस हैं, फैंस हैं, ठीक है जी। इसमें ब्रॉडर हैं, बुल्डर्स वगैरह हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो कुछ डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जो पत्थर होते हैं इस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। माउंटेनियस एरियाज़ में भी ये भी पाए जाते हैं। फ्लड प्लेन है एलुवियल के अंदर। ये फ्लड जब किसी जगह से गुजरता है तो मिट्टी को बहा के ले जाता है, तो कुछ जो है वहाँ छोड़ जाता है, वो मिट्टी जो पीछे से कहीं से बह के आती है। इसको देखें अगर, तो ये यहाँ की मिट्टी तो नहीं लग रही ना, ये जो है ऊपर वाइटिश कलर की, तो दैट इज़ एक्चुअली फ्लड प्लेन्स। आगे डेल्टा माउंटेन्स हैं इनको अगर देखा जाए तो ये माउथ ऑफ रिवर के पास पाए जाते हैं। ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है, डेल्टा जो हैं क्ले इन नेचर होते हैं। आगे ग्लेशियल है बच्चों, सॉइल जो ट्रांसपोर्ट होती है ग्लेशियर्स की वजह से या ग्लेशियल टिल की वजह से, तो ये इनमें ग्रेवल होते हैं, क्लेज वगैरह होती हैं। 2 तरह के ये बेसिक हैं, ठीक है जी। यहाँ पे डिपॉजिट जब वो होते हैं तो अगर इनको देखा जाए तो मटेरियल अगर बेस ऑफ ग्लेशियर से आया हुआ और डिपॉजिट हुआ है तो उसको बेसल टिल कहते हैं, ठीक है जी। और ऐसा मटेरियल जो नियर द सरफेस ऑफ ग्लेशियर डिपॉजिट हुआ है मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से, तो इसको एल्बिटोन टिल कहते हैं। आगे ऑयलियन है, ठीक है जी। ये वो है जो कि विंड के ज़रिए आती है, ठीक है जी। हमने एक वाटर वाली पढ़ी है, इसको अगर देखें तो यहाँ पे विंड वाली थी, ये जनाब हमारी वाटर वाली थी, और ये नेक्स्ट जो है वो ये भी विंड वाली है। स्मॉल सिल्ट जो होती है वो छोटी मोटी इधर उधर से होती आती है। सैंड ड्यून्स बच्चों, ये जो रेत के टीले हैं ये भी जो हैं वो हमारे पास आपको पता है रॉक्स के ज़रिए ही जो है ना वो ये रेत बनती है। आगे लॉजेज हैं, विंड ब्लोन जब होती है, ऐसे चक्खड़ जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो चलते हैं जब, उसकी वजह से हो गया। तो हमारा अब नेक्स्ट जो है वो SOM को हम नेक्स्ट उस पर देखेंगे। हमारा आगे जो हमारा सेकंड आज का जो बेसिक लेक्चर है वो है सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अगर इस सॉइल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह को आज हम देखेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों सॉइल की 3 तरह के हमारे पास टेक्सचर पे अगर देखा जाए तो टेक्सचर जो है वो 3 तरह का है बेसिक। इसका सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। सैंड वो है जो 2 mm से ज़्यादा बड़ी है, सिल्ट जो है वो क्या है 0.5 mm से 2 mm तक है, और क्ले जो है 0.05 mm, ठीक है जी। ये अगर आप देखें, इसको भेजूँगा फिर आपने देखनी है इसको। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वाटर है, एयर है, मिनरल्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है कंपोनेंट्स में अगर देखा जाए। सॉइल स्ट्रक्चर, एग्रीगेट, स्टेबिलिटी, बल्क डेंसिटी, ये आप लोगों का नहीं है। अच्छा,
यहाँ पे टाइप्स अगर देख ली जाए सॉइल के स्ट्रक्चर्स की, पैड्स, ये परमानेंट यूनिट्स को पैड्स कहते हैं, ठीक है जी। फ्रेगमेंट्स जो हैं वो लेस परमानेंट होते हैं, ठीक है जी। ये देखें आप, ये पैड हैं, ठीक है जी, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं और ये पैड्स की जो है हो गया है आपस में एग्रीगेशन हो। सिंगल ग्रेन है बच्चों, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जो किसी के साथ मिलते नहीं हैं, ये हॉरिजन सी में पाए जाते हैं। मैसिव अगर देखा जाए तो ये वो मटेरियल जो क्लिंग होता है और यूनिफॉर्म लॉजेस बनाता है, ये भी सी हॉरिजोन में ही होता है, ठीक है जी। ये देखें मैसिव, इसकी लो परमिबिलिटी होती है। सिंगल ग्रेन का मतलब ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं। एग्रीगेटेड साइल हैं जो ग्रुप में रहती है, क्लस्टर्स में रहते हैं, ठीक है जी। तो आगे फिर वो बनाते हैं एट द एंड मैसिव। ये आपने देखने हैं ज़रा। स्फेरिकल हैं, ठीक है जी, या इसको स्फीरोइडियल कहते हैं, ठीक है जी। ये डिफरेंट है, आपने वैसे पढ़े हैं क्लास के अंदर। अच्छा, ये आपका नहीं है प्लेटी सॉइल, ठीक है जी। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये फ्लैट होते हैं, वर्टिकल होते हैं और लिमिटेड है, ठीक है जी। ये वर्जिन सॉइल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। हॉरिजन ए में पाया जाता है। प्रिज्म लाइक है, ये 15 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है और ये पिलर्स की तरह होते हैं, ये आपको जो सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हॉरिजन बी में पाए जाते हैं। आगे हमारे पास प्रिज्म लाइक में अगर देखा जाए तो ह्यूमिड रीजन के अंदर पाए जाते हैं। कॉलमनर है, ठीक है। प्रिज्मेटिक फ्लैट भी होते हैं, ये आपको सामने तस्वीरें इनकी दिखाई दे रही हैं, ये आपने ऐसे ही बस इसको रीड कर लेना है। आगे ब्लॉक लाइक हैं, ये देखें एक ब्लॉक आपको सामने, इसकी 3D स्ट्रक्चर एक तरह से होता है, 3 डायमेंशनल, ठीक है जी। पॉलीहेड्रल भी हो जाता है, सब साइल में ये पाया जाता है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ब्लॉक एंगुलर ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी, जिनके क्या होते हैं, एज होते हैं, शार्प एज, तो डिस्टेंट फेसेस हैं इसके। अगर इसको देखा जाए तो ये यूँ ऐसे अगर आप देखें तो इसके एज बन रहे हैं, ये देखें कोना सा बना हुआ है। सब एंगुलर है, तो ये मिक्स है, ठीक है जी, ब्लॉकी टाइप है, ये जो इसने गाचियाँ सी उठाई हुई हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ये हमारा बेसिक इसमें से ये आता रहता है, तो इसको आपने ज़रा अच्छे से देखना है। आपको पता है कि परमानेंटली कोई प्रॉपर्टी साइल की नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। बहरहाल प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साइल एग्रीगेशन में अगर देखा जाए तो ये परमिएबल होनी चाहिए वाटर के लिए, ताकि एयर भी हो और रूट हेयर्स जो हैं वो अच्छी से अंदर चले जाएँ। न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये आप इसको देखना है आपने, ठीक है। सेकंड आगे है वाटर मूवमेंट्स, ठीक है जी। हीट ट्रांसफ़र जो है उसमें पोरस स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वाटर मूवमेंट हो, ठीक है जी। वेल एग्रीगेटेड सॉइल होनी चाहिए, और ये नहीं है कि जल्दी से उड़ जाए हवा के साथ या इरोजन हो जाए। अच्छा जी, कम्पैक्ट सॉइल होनी चाहिए। सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो हॉरिजन्स के ऊपर होता है, वो आपने देखी हुई हैं। अगर इसको देखा जाए तो पहला जो है वो ऑर्गेनिक है, सेकंड हमारे पास टॉप सॉइल ए होती है, और उसके बाद एल्यूवियल लेयर है, इसमें कोई लीच्ड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। सब सॉइल है बी, फिर सी है, और फिर क्या है और पेरेंटल जो होती है नीचे वाला। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल वेदर वाटर। तो सॉइल वाटर को अगर देखा जाए बेटा तो वाटर रिजर्वायर है, आपको पता है 25% बाय वॉल्यूम जो है वो होना चाहिए। प्रिंसिपल सोर्स होता है पानी का। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, एक रनअवे वाटर है, ग्रेविटेशनल वाटर है। रनअवे से मुराद क्या है, ऐसा पानी जो ड्रेन कर जाता है स्लोप्स के ज़रिए, हैवी रेनफॉल जब होती है तो उसको रनअवे वाटर, बहता हुआ पानी कहते हैं ना, कि जो बह के ऐसे जा रहा होता है, आपके घरों से भी बाहर बह के जाता है ये पानी। आगे ग्रेविटेशनल वाटर है बेटा, ये वो वाटर है जो कि एब्जॉर्ब करती हैं हमारे पास सॉइल्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर जो है वो डाउनवर्ड चला जाता है और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है और फाइनली ये एक वाटर टेबल तक पहुँच जाता है। अगर इसको देखा जाए यहाँ पे, ये देखें हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ठीक है जी, जो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे स्पंज हो तो उसके अंदर आप पानी थोड़ा डालें तो वो हाइग्रोस्कोपिक टाइप हो गया। ये कैपिलरी वाटर है और ये ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल का ये होता है ग्रेविटी के ज़रिए नीचे चला जाता है और ये वाटर टेबल का हिस्सा बनता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैपिलरी वाटर जो होता है वो हमें प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स। सॉइल होल्डिंग वाटर, ठीक है जी, वो कहता है कि सॉइल पार्टिकल्स इसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है ग्रेविटेशनल, ये ऐसे नीचे भी चला जाता है, ठीक है जी। हाइग्रोस्कोपिक वाटर है जो सरफेस ऑफ सॉइल के ऊपर जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है, टाइटली बॉन्ड होता है और यहाँ से एक थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है जी। ये पानी अवेलेबल नहीं होता। बहरहाल कैपिलरी वाटर को आपने याद रखना है कि नॉन कोलाइडल होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। वाई, बिकॉज ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है।
केमिकली कंबाइंड वाटर है, थोड़ा बहुत जो है वो केमिकल मालिक्यूल बना लेता है, वो उनके साथ केमिकल बॉन्डिंग होती है और ये भी अवेलेबल होता है वाटर फॉर रूट्स, ठीक है जी, इसको कंबाइंड वाटर कहा जाता है। वाटर टेबल को अगर देखा जाए तो वाटर टेबल जो है वो किसी डेप्थ के ऊपर यहाँ जाके पोर्स होते हैं जहाँ पे वो जमा हो जाता है और यहाँ पे सेवरल फीट टू सेवरल 100 फीट्स तक होता है और इसकी कैपिलरी रिएक्शन के ज़रिए ये आगे जो है वो राइज़ होता चला जाता है। जब बारिश होती है तो आप देखें नमी होती है तो पानी ऊपर ऐसे आ जाता है। इवन जिनके घरों में जो है वो ये क्या उसे कहते हैं वाटर होल्स वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है जी, तो उनको अगर देखा जाए तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो पानी कम हो जाता है, सर्दियों में ठीक ठाक काम निज़ाम चलता रहता है। वाटर अवेलेबिलिटी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो आपके पास है उसको अगर आप देखें तो वो हमारे पास फिल्ड वाटर को कहते हैं। इसको अगर आपने फाइंड करना हो तो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल। उसको आप जनाब ड्राई वेट उसका लेंगे और ओवन के अंदर उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। फील्ड कैपेसिटी है ये बच्चों हाइग्रोस्कोपिक और कैपिलरी वाटर जो है वो हमारे पास उसको जब आप लेते हैं, ठीक है जी, उससे आपको आ जाता है आइडिया। अब फील्ड कैपेसिटी जो है 5 से 35 तक होती है, ठीक है जी। क्ले साइल की हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी होती है, ठीक है जी। ये इसका भी एक फार्मूला है आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। आपको पता है मुझे मेरा जो हाथ है वो मैथ में इंतहाई तंग है, ठीक है जी, ये आगे नहीं हो रहा। अच्छा, आगे विल्टिंग कॉफिशिएंट है बच्चों, ये भी इसी तरह वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसको जल्दी से जो है वो आगे देखेंगे फिर, ठीक है जी। तो लेक्चर बहुत लंबा नहीं हो गया? हाँ, ये तो अभी काफ़ी रहता है। चलें ये नेक्स्ट फिर देखेंगे, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये आप लोग भी देख लेना, इसमें कुछ नहीं है, बल्कि मैंने पढ़ाया था ना क्लास में प्राइमरी मिनरल्स वाला, ये मीका और ये सारे ऐसे ही हैं फजूल से, ठीक है जी। तो आगे फिर हम जो देखेंगे वो ये भी आपने देखी थी स्लाइड, मुझे याद पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ी सी रह गई हैं बस, अब आपने ये इसको देख लेना है, ठीक है। ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही हैं, ये पड़ा हुआ है बिल्कुल, मुझे याद पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर वाला ये भी पढ़ाया था मैंने। ये देखें कितनी मज़े मज़े की जो हैं पिक्चर्स लगी हुई हैं, इसको आपने देख लेना है, ठीक है बेटा। चलें आज के लेक्चर को इसको एंड करते हैं, ठीक है। ये अपना ख्याल रखिएगा और आप जो है वो डेली अपना पढ़ते रहें और अच्छे अच्छे बच्चों की तरह। तो अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें आसान करे, मेरी दुआ है। और अल्लाह ताला आप सबको बच्चों मेरे बच्चों को अल्लाह ताला खुश रखे, ठीक है जी। ओके बच्चों, और अब ईद भी आ रही है अब नेक्स्ट आपकी, तो ईद को भी इंजॉय करना और साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग घर के काम काज ही करते रहो और जो है वो पढ़ो ही कोई ना, ठीक है जी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, अल्लाह हाफिज़।